नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्शन रिसर्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, आपका जो अपकमिंग एग्जाम है एक्शन रिसर्च का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश आज के इस वीडियो में किया जाने वाला है। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है BEd के स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसी के एग्ज़ाम के रिलेटेड हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के थ्रू जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते थे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल A to Z एग्जाम्स पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों देखिए यहाँ पर तीन प्रकार के पार्ट रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और हम यहाँ पर बात करने वाले पार्ट ए के, जिसके 8 क्वेश्चन रहने वाले और सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्या है। तो उत्तर आपके सामने है दोस्तों, शिक्षण एवं विद्यालय की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु, यानी कि जो विद्यार्थी रहते हैं उनके शिक्षण में और विद्यालय की जो समस्याएं हैं उनके तुरंत समाधान अगर करना है, उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च आवश्यक है। और इसके माध्यम से शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर सकता है, विद्यार्थी की कठिनाइयों को समझ सकता है और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करता है। किसके द्वारा? क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। और यह एक व्यावहारिक एवं उपयोगी अनुसंधान है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 50 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था योगा और स्पोर्ट्स पर, जिस पर व्यूज़ तो काफ़ी सारे आए, लेकिन कई सारे हमारे व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज पे करना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको लाइक करना है इस वीडियो को और अधिक से अधिक इसे शेयर करने के साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियोस रहेंगे आपको अपकमिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, न्यायादर्श क्या है, इसका वर्णन करें। तो दोस्तों सैम्पलिंग क्या है? तो देखिए न्यायादर्श से आशय यह है कि समग्र, यानी कि समग्र का यहाँ पर तात्पर्य पॉपुलेशन से। तो देखिए समग्र के उस छोटे भाग से है जिसे अनुसंधान के लिए चुना जाता है और यह पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, न्यायादर्श के अध्ययन से पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष प्राप्त किए जाते, यानी कि संपूर्ण पॉपुलेशन, समग्र से तात्पर्य क्या, पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। तो यह हो जाएगा सैम्पलिंग हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? न्यायादर्श हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित करना है। एक्शन रिसर्च क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, जिसे शिक्षक अपनी कक्षा या फिर विद्यालय की वास्तविक समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं करता है। वह अनुसंधान जो कि शिक्षक द्वारा किया जाता है अपनी कक्षा और विद्यालय की वास्तविक जो समस्या है उनके समाधान के लिए, बस यही दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान है। और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना और विद्यार्थियों के सीखने संबंधित कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्रियात्मक अनुसंधान इसलिए बहुत आवश्यक है। व्यावहारिक और समस्या का समाधान आधारित अनुसंधान दोस्तों कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान है। एम कोरे का नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली को आपको समझाना है कि क्या है, क्वेश्चनर क्या है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो प्रश्नावली एक ऐसी अनुसंधान विधि है जिसके द्वारा किसी विषय के संबंधित प्रश्नों की सूची तैयार कर उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, प्रश्न तैयार किए जाते हैं और जो जैसे कि स्टूडेंट्स रहते हैं तो स्टूडेंट से क्या होता है, उससे आंसर लिए जाते हैं, तो उत्तरदाताओं से क्या लिया जाता है, जानकारी प्राप्त की जाती है। और इसके माध्यम से तथ्य, विचार एवं समस्याओं से संबंधित सूचनाएं सरलता से एकत्रित की जा सकती है। नेक्स्ट दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है, सह संबंध से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करेलेशन? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, करेलेशन यानी कि सह संबंध से आशय यह है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध से है दोस्तों। दो या दो से अधिक जो चर होते हैं और उनके बीच जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उसे सह संबंध कहते हैं, यानी करेलेशन कहते हैं। और इसे दोस्तों यह संबंध जो होता है वह 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है पॉजिटिव यानी धनात्मक, एक हो सकता है ऋणात्मक और एक हो सकता है शून्य। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 3 प्रकार के सह संबंध होते हैं। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। मात्रात्मक एवं गुणात्मक शोध के बारे में हमें अंतर स्पष्ट करना है। जो एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, इन दोनों रिसर्च के बारे में हमें बताना है दोस्तों। तो क्वांटिटेटिव के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वह होता है संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करना।
ठीक है दोस्तों, संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह क्वांटिटेटिव कहलाता है। और जो क्वालिटेटिव होता है दोस्तों, जो क्वालिटी जिस पर रहती है यानी कि गुण, क्वालिटी से तात्पर्य गुण और क्वांटिटेटिव से होता है मात्रात्मक। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव होता है रिसर्च, उसमें विचारों, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि देखिए, क्वांटिटी से तात्पर्य आंकड़े, ठीक है दोस्तों, और क्वालिटी से तात्पर्य है विचार, अनुभव और व्यवहार, इनका अध्ययन करना कहलाता है जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। मात्रात्मक शोध में मापन व सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है और गुणात्मक शोध में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रयोगात्मक शोध को परिभाषित करना है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वह क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दोस्तों वह शोध है जिसमें किसी समस्या के अध्ययन हेतु नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं और इसमें एक चर के प्रभाव को दूसरे चर के ऊपर परखा जाता है। इस उद्देश्य का कारण, प्रभाव, संबंध को समझाना और परिकल्पना की सत्यता की जांच करना होता है। प्रयोगात्मक शोध दोस्तों होता है एक्सपेरिमेंटल, यानी कि किसी भी शोध या रिसर्च को एक्सपेरिमेंट के द्वारा तैयार करना, किसी समस्या के अध्ययन हेतु उन परिस्थितियों में प्रयोग करना ही दोस्तों एक्सपेरिमेंटल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध में चिंतन से आप क्या समझते हैं? जो रिफ्लेक्शन होता है एक्शन रिसर्च में, वहाँ उससे क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों देखिए, एक्शन रिसर्च में चिंतन से आशय यह है कि समस्या, कार्यवाही तथा प्राप्त परिणामों पर गहराई से विचार करने की प्रक्रिया, यानी कि जो हमारी समस्याएं हैं, कार्रवाई है और उन पर जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उस पर हमें गहराई से विचार करना ही दोस्तों क्रियात्मक शोध में चिंतन करना है दोस्तों। और इसमें शोधकर्ता जो होता है वह अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करता है और कमियों को पहचानता है और भविष्य में इसे सुधार करने हेतु नई योजनाएं, नई रणनीतियाँ बनाता है। दोस्तों यह हो गया क्रियात्मक शोध में चिंतन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट बी, यानी कि यूनिट फर्स्ट की तरफ। दोस्तों पार्ट बी का यूनिट फर्स्ट, देखिए इसमें 5 यूनिट रहेंगे, पाँचों 5 यूनिट के क्वेश्चंस दोस्तों अथवा में आएंगे। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो उसका भी एक अथवा जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते इसके आंसर हमें 200 शब्द में देने हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन जो इसका है, और इस पेपर का दूसरा क्वेश्चन है कि मौलिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान में हमें अंतर स्पष्ट करना है। जो फंडामेंटल और एक्शन रिसर्च, किसमें दोस्तों डिफरेंस बताना है हमें इसमें, कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है यानी एक्शन रिसर्च क्या है और फंडामेंटल क्या है, इन दोनों के जो हमें डिफरेंस बताने, तो हम इस प्रकार से टेबल के माध्यम से भी जो एक्सप्लेन कर सकते हैं बुक में। और उसके बाद अगर आप चाहें तो पहले अनुसंधान, जो मौलिक अनुसंधान है उसके बारे में, और बाद में फिर क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में भी बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेबल के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों देखिए, हम इसमें आधार यहाँ पर ये सभी आधार मानेंगे, ये हमारे मौलिक अनुसंधान के आंसर्स रहेंगे और ये क्रियात्मक अनुसंधान के। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला आधार है अर्थ के आधार पर। देखिए यहाँ पर मौलिक और क्रियात्मक दोनों अनुसंधानों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला होगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मौलिक अनुसंधान नए ज्ञान एवं सिद्धांतों की खोज करने वाला अनुसंधान है, यानी कि मौलिक में क्या नए ज्ञान और सिद्धांत की खोज होती है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु किया जाने वाला अनुसंधान है। ठीक है दोस्तों, अब उद्देश्य के आधार पर इनका डिफरेंस समझे तो मौलिक अनुसंधान में ज्ञान की वृद्धि होती है, लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें तत्काल समस्या का समाधान होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कार्य क्षेत्र, जो मौलिक और क्रियात्मक अनुसंधान में कार्य क्षेत्र की बात करें तो व्यापक एवं सामान्य कार्य क्षेत्र है मौलिक अनुसंधान का, और क्रियात्मक अनुसंधान का जो क्षेत्र है वह सीमित है और विशेष है। सीमित है लेकिन विशेष है, और जो मौलिक अनुसंधान है वह व्यापक है लेकिन सामान्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें समझना है। मौलिक अनुसंधान की बात करें दोस्तों शोधकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, आधार से, तो देखिए शोधकर्ता के आधार पर यह विशेषज्ञ या विद्वान का मौलिक अनुसंधान है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान दोस्तों शिक्षक या फिर कोई भी कार्यकर्ता कर सकता है। अब देखिए इनकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति के आधार पर हम अगर समझे तो यहाँ मौलिक अनुसंधान की प्रकृति सैद्धांतिक है और जो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति है वह व्यावहारिक है। ठीक है दोस्तों, परिणाम की बात करें तो मौलिक क्रियात्मक में देखिए मौलिक अनुसंधान लंबे समय तक उपयोग हो सकता है, लंबे समय तक उपयोगी है दोस्तों परिणाम की बात करें, लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह त्वरित एवं स्थानीय उपयोग के लिए है।
ठीक है। इसका उपयोग तो हम लंबे समय तक कर सकते हैं। जो हमारे मौलिक अनुसंधान रहते हैं उनको, मौलिक जो रिसर्च यानी कि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वह लंबे समय तक उपयोग में आ सकती है। लेकिन जो एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक अनुसंधान है, वह त्वरित यानी कि तुरंत और स्थानीय उपयोगी है। उदाहरण की बात करें दोस्तों तो नई शिक्षण विधि का सिद्धांत विकसित करना मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है, और क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा में अनुशासन सुधारना, जो कि दोस्तों किसके अंतर्गत है, यहाँ पर एक्शन रिसर्च के अंतर्गत है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इसके निष्कर्ष के बारे में, निष्कर्ष क्या निकलता है इन दोनों से कि जो मौलिक अनुसंधान का संबंध नए ज्ञान की खोज से, अगर नया ज्ञान खोजना है तो हम कौन सा अनुसंधान करेंगे दोस्तों, फंडामेंटल यानी कि मौलिक अनुसंधान। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध दैनिक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान से है, यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च है उसका उपयोग हम करते हैं दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए, व्यावहारिक समाधान के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इसका अथवा का क्वेश्चन। आपको तो एक ही करना है, लेकिन हम अथवा का भी बता रहे हैं ताकि अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को डाउट को क्लियर कर ले, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ पर तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों हम इस एक्शन रिसर्च का एक और वीडियो भी ज़रूर लाएंगे, लेकिन अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो आपके लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला। एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था जो MCQ बेस्ड था, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे इस पर। तो देखिए अथवा का क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार है, कई सारे प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार आता है दोस्तों व्यक्तिगत क्रियात्मक अनुसंधान। इस प्रकार का अनुसंधान एक व्यक्ति द्वारा अपनी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, और शिक्षक अपनी कक्षा की समस्या के समाधान के लिए इसको अपनाते हैं। यानी कि शिक्षक कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान अपनाते हैं, तो व्यक्तिगत अपनाते हैं। दोस्तों देखिए आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे, ये अगर पॉइंट भी अगर आपको याद आ जाते हैं एग्जाम में तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख पाएंगे। 200 शब्द में अगर उत्तर देना है तो आपको इसके बारे में कम से कम 2 से 3 लाइनें तो हर पॉइंट पर लिखनी होगी। इसलिए देखिए आपको ध्यान से दोस्तों इसको पढ़ना है, ध्यान से समझना है। अगर आप इसको समझ भी लेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे। अब देखिए सामूहिक क्रियात्मक अनुसंधान। सामूहिक में क्या होता है, जब शिक्षक या व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं या समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो वह दोस्तों सामूहिक क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विद्यालय आधारित क्रियात्मक अनुसंधान कौन सा होता है। इस अनुसंधान में पूरे विद्यालय से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है, जैसे कि अनुशासन हो गया, रिजल्ट यानी परिणाम हो गया, उपस्थिति अटेंडेंस सुधारना। इन सभी के लिए अगर कोई कार्य करना, अनुसंधान करना है तो वह दोस्तों विद्यालय आधारित क्रियात्मक अनुसंधान रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 4th पॉइंट रहेगा कक्षागत क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान दोस्तों स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बार बार कक्षा और विद्यालय और टीचर का बार बार उल्लेख रहता है। कक्षा शिक्षण से संबंधित समस्याओं पर आधारित रहता है, और इसमें शिक्षक विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, इस अनुसंधान में, क्रियात्मक अनुसंधान के ये सभी शिक्षा क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए सहायक होते हैं, और शिक्षण प्रक्रिया में इसको सबसे अधिक प्रभावी बनाते हैं। इसलिए यह सब्जेक्ट आपके दोस्तों है, आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपके यह सब्जेक्ट है, ताकि आप अपनी जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है विद्यालय में शिक्षण के दौरान तो आप उनका हल आसानी से निकाल पाए। इसलिए एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन की तरफ। पार्ट बी का 2nd यूनिट रहेगा दोस्तों, ये क्रियात्मक अनुसंधान में नैतिकता को समझाना। ये जो एथिक्स क्या है, एक्शन रिसर्च में, उसको समझाना है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको समझ लेना है। बाकी आप ट्रांसलेट तो आसानी से कर ही लेंगे मुझे पता है, लेकिन आपको इसको समझना है। बाकी आप यहाँ पर जो कुछ शब्द हैं जैसे एथिक्स और एक्शन रिसर्च, तो बस इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी, तो बस उसी को आपको समझ लेना है। इसलिए मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है। बाकी अगर आपको चाहिए नेक्स्ट कोई वीडियो इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो हम इसको भी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर आपकी डिमांड रहती है तो ज़रूर ही हम इंग्लिश में भी वीडियोस लाना शुरू कर देंगे, बस आपको कमेंट करके हमें बताना होगा दोस्तों। और देखिए आगे इसका आंसर रहेगा, क्रियात्मक अनुसंधान में नैतिकता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नैतिकता से आशय उन आदर्श और नियम मूल्यों से हैं जो पालन शोधकर्ता को अनुसंधान करने का समय करना चाहिए दोस्तों। देखिए अनुसंधान की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता उसके नैतिक व्यवहार पर निर्भर करती है। जो भी अनुसंधान होता है उसकी जो विश्वसनीयता होती है और उसकी जो गुणवत्ता होती है वह उसके नैतिक व्यवहार पर डिपेंड करती है। इसलिए नैतिकता का यहाँ पर पूछा गया है। क्रियात्मक अनुसंधान करते समय शोधकर्ता जो रहता है उनको सत्यता और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, और जो भी तथ्य रहते उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। किसी भी प्रकार की गलती, जानकारी, पक्षपात या मनगढ़ंत निष्कर्ष अनुसंधान की गुणवत्ता को प्रभावित कर दे। यानी कि अपनी ओर से कुछ भी ऐड कर देना नहीं चाहिए। उसकी नैतिकता जो है, उसके जो मूल्य, उसको समझते हुए हमें इस पर कार्य करना चाहिए। नैतिक जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसमें।
दोस्तों देखिए, शोधकर्ता को विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रति प्रतिभागियों की भावनाओं और अधिकारों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर कोई रिसर्च करता है, कोई शिक्षक रिसर्च करता है किसी पर, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर कुछ गलती हुई है तो निश्चित ही सुधार करना चाहिए बाद में, लेकिन हमें उसकी बात को पूरी तरह से सुनना और देखना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखना भी आवश्यक है। और अगर देखिए कोई रिसर्च करता है आपकी, तो निश्चित ही उसको सही समय पर आने पर ही उसको उजागर करे, पब्लिक करे, बाकी उसकी प्राइवेसी बनाकर रखनी चाहिए। अनुसंधान के दौरान किसी व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक हानि पहुंचनी नहीं चाहिए। अतिरिक्त अनुसंधान जो भी उद्देश्य होता है उसका केवल समस्या का समाधान एवं शिक्षण प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की आलोचना करना। शोधकर्ता को निष्पक्ष एवं जिम्मेदार व्यवहार अपनाना चाहिए। और कहा जा सकता है कि नैतिकता क्रियात्मक अनुसंधान की आत्मा है, इसलिए अनुसंधान को निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं उपयोगी बनाने के लिए नैतिकता बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अथवा के क्वेश्चन की तरफ। कर्ट लेविन के फोर्स फील्ड विश्लेषण पर हमें वर्णन करना है। कर्ट लेविन के फोर्स फील्ड विश्लेषण कौन सा है दोस्तों? जो फील्ड एनालिसिस या फोर्स फील्ड एनालिसिस। तो देखिए, कर्ट लेविन द्वारा प्रस्तुत फोर्स फील्ड विश्लेषण परिवर्तन को समझाने के लिए कई सारे सिद्धांत हैं, और इनमें ही में से कुछ के बारे में हम यहाँ पर ज़रूर आपको बताएंगे, जो कि परिवर्तन के दो प्रकार की शक्तियाँ इन पर कार्य करती है। एक तो हो गया दोस्तों प्रेरक शक्ति, यानी कि ड्राइविंग फोर्सेस। ये शक्तियाँ वे होती है जो परिवर्तन को बढ़ावा देती है। यानी कि परिवर्तन क्या होता है? नई तकनीकी का आना, टेक्नोलॉजी जो दिन ब दिन नई आती है, वह प्रेरक शक्तियों के द्वारा है। प्रेरणा, लक्ष्य, ठीक है दोस्तों। सेकंड हो जाएगी शक्ति, वह हो जाएगी अवरोधक, यानी कि रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ये शक्तियाँ परिवर्तन का विरोध करती है। विरोध कैसे करती है? अगर देखिए आप कुछ करने की सोच रहे तो उसमें डर उत्पन्न हो जाना, ये अवरोधक का कार्य करता है। कुछ परंपराएं होती है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए रोकती है, वो अवरोधक का कार्य होती है। और संसाधनों की कमी, अगर आपको यहाँ से कहीं 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन अगर आपके पास कोई वाहन सुविधा नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे, तो यह एक प्रकार की संसाधन की कमी हो गई। या कोई मशीनरी संसाधन की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से अवरोधक शक्तियाँ रहती है। और जो कर्ट लेविन के अनुसार सफल परिवर्तन के लिए प्रेरक शक्तियों को बढ़ाना जरूरी है और अवरोधक शक्तियों को कम करना आवश्यक है। सिद्धांत जो है वह शिक्षा प्रबंधन एवं एक्शन रिसर्च की समस्याओं के समाधान, सुधार कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, शोध में दत्त संकलन की अवलोकन तकनीक, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन करना, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन रिसर्च। दोस्तों शोध में दत्त संकलन, तो देखिए दत्त संकलन क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? संकलन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके माध्यम से शोधकर्ता किसी व्यक्ति, समूह, घटना या परिस्थिति का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके तथ्य और जानकारी एकत्रित कर सकता है। और इस विधि में शोधकर्ता स्वयं उपस्थित रहकर व्यवहार, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस तकनीक अवलोकन तकनीक में दोस्तों उपयोग विशेष रूप से शिक्षा एवं एक्शन रिसर्च में बल दिया गया है या किया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों शिक्षक विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि, अनुशासन, सहभागिता तथा सीखने की समस्याओं का अवलोकन करके आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता है वास्तविक एवं विश्वसनीय तथ्य प्राप्त करना, और जानकारी प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है दोस्तों। और इसके माध्यम से व्यवहार का स्वाभाविक अध्ययन भी संभव है। अवलोकन दो प्रकार का होता है, पहला है सहभागी अवलोकन, दूसरा है असहभागी अवलोकन। अब सहभागी क्या होता है दोस्तों? देखिए इसमें बहुत सारे दोनों हो गए, जिसमें तकनीक में अधिक समय लगता है, कभी कभी शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार परिणामों को प्रभावित करते हैं। अवलोकन तकनीक अनुसंधान में तथ्य संकलन सरल, उपयोगी एवं प्रभावी विधि मानी जाती है। तो दोस्तों देखिए अवलोकन दो प्रकार के होते हैं, एक तो सहभागी के रूप में और एक असहभागी के रूप में। अथवा में इसका भी क्वेश्चन रहेगा, यूनिट 3 हम चल रही है, उसमें देखिए साक्षात्कार पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों 99% ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, साक्षात्कार से रिलेटेड। तो देखिए आप इसको अगर समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। इंटरव्यू मेथड क्या है? साक्षात्कार। तो अनुसंधान दोस्तों एक तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी विधि है। अगर किसी के से कुछ उजागर करना है, कोई बात उजागर करनी है, तो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के द्वारा हम आसानी से यह कर सकते हैं। शोधकर्ता उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार के द्वारा दोस्तों व्यक्ति के विचारों, अनुभवों, भावनाओं एवं समस्याओं को विस्तार से समझा जा सकता है। क्या वह कहना चाहता है व्यक्ति, उसके विचार क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसको हम साक्षात्कार के द्वारा उगलवा सकते हैं, उस बात को उससे कहलवा सकते हैं। विशेष रूप से शिक्षा एवं एक्शन रिसर्च में अधिक उपयोगी मानी जाती है। उदाहरण के लिए शिक्षण विधियाँ जो होती है, शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने में कठिनाई, रुचियों एवं व्यवहार को समझने हेतु साक्षात्कार का उपयोग करता है। यानी कि विद्यार्थी से वह पूछता है, कौन? शिक्षक। दोस्तों साक्षात्कार 3 प्रकार का मुख्यतः बताया गया है।
एक तो संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्ध संरचित साक्षात्कार। अब देखिए 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से दोस्तों देखिए। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है शोधकर्ता को प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। कोई अगर उत्तर स्पष्ट न हो तो शोधकर्ता तुरंत अतिरिक्त प्रश्न पूछ सकता है, गहन अध्ययन संभव हो पाता है। हालांकि यह विषय विधि समय लेने वाली होती है और इसमें शोधकर्ता के कौशल की आवश्यकता भी होती है। उत्तरदाता सही जानकारी देने में संकोच भी कर सकता है, यानी कि कोई गारंटी नहीं है वैसे कि वह सामने वाला सच ही बोल दे, लेकिन हाँ उगलवाने की स्किल आनी चाहिए। कभी उत्तरदाता सही जानकारी नहीं देता है। उसके बाद साक्षात्कार अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक उपयोगी, विश्वसनीय और प्रभावशाली प्रणाली मानी जाती है। 5th क्वेश्चन यूनिट 4 दत्तों की रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण की महत्ता का वर्णन करना है दोस्तों। जो ग्राफिकल, दत्त यानी ग्राफिकल, ठीक है दोस्तों, ग्राफिक को बोलते हैं। जो हमारे ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि हमने ग्राफ वगैरह बनाए मैथ्स में, जैसे कि गोलाकार वाला रहता है पाई चार्ट वगैरह, उसके बाद ग्राफ रहता है जैसे कि हम क्रिकेट मैचेस में देखते हैं कुछ इस प्रकार से ग्राफ रहते हैं, स्कोर वगैरह बताए, तो वो वाले ग्राफ की यहाँ पर बात है। तो दत्तों की रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण की क्या महत्ता है, यानी कि जो हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं वह हमको कितना जल्दी समझ में आता है या फिर नहीं आता है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का अर्थ क्या है। तो आंकड़ों को ग्राफ रेखाओं एवं चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य क्या है, कठिन एवं बड़े आंकड़ों को सरल और स्पष्ट रूप से विद्यार्थी या किसी को भी, आम नागरिक को भी समझाना हो तो यह सरल होता है। रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आसानी से समझी जा सकती है। आंकड़ों की तुलना करना सरल हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कुछ 10 आंकड़े दे दिए, ठीक है, लाइन टू लाइन 10 आंकड़े, और उसमें वैल्यूज़ लिख दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 10 वैल्यूज़ को एक साथ देखना पड़ेगा कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। उसके बाद आप बता सकते हैं कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम। लेकिन अगर आपके सामने ग्राफ रख दिया जाता है जिसमें इस प्रकार की कुछ बाउंड्रीज बनाई रहती है, ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर, जैसे कि हम क्रिकेट वगैरह मैचेस में ओवर्स या उसमें कितने रन दिए गए देखते, तो आप आसानी से समझा सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर ये सबसे कम है। तो इस प्रकार से दोस्तों ग्राफ को समझना आसान है, सबसे आसान है दोस्तों। तुलना करना भी इसमें आसान हो जाता है। वृद्धि कमी परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम और उपस्थिति को अगर हम ग्राफ द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। विधि अनुसंधान कार्य को अधिक से अधिक आकर्षण एवं प्रभावशाली बनाती है और क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता अपने निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए ग्राफ एवं रेखा चित्रों का ही प्रयोग करते हैं। रेखा चित्र में देखिए प्रस्तुतिकरण समय और श्रम की बचत होती, पाठकों में रुचि उत्पन्न होती है, रुचि बनती है, और शिक्षा अनुसंधान की और अन्य क्षेत्रों में भी इसका महत्व बहुत देखा जा सकता है या माना जा सकता है। दोस्तों देखिए इसका अथवा में क्वेश्चन रहेगा कि निम्न आंकड़ों का माध्य मान ज्ञात करना। माध्य मान जो कि हम मैथ्स वगैरह में निकालते थे, बस वही है, माध्य मान हमें ज्ञात करना है आंकड़ों का। तो देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं और यहाँ पर दोस्तों आवृत्ति दी गई है। अब आवृत्ति, इन सभी में से दोस्तों हमें माध्य मान निकालना है कि कौन सा माध्य मान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है, सबसे पहले हम क्या करना है, दिए गए जो आंकड़े हैं उसके मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ से दोस्तों हर साल एक क्वेश्चन बनता ही है। आपको आई होप यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। जैसे कि आपको यह सूत्र याद रखना है दोस्तों, x बार = सिग्मा f बाय सिग्मा, इसके थ्रू निकलेगा। यहाँ पर देखिए आवृत्ति को f से दर्शाया गया है, मध्य मान को x से, और यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लाई से दोस्तों f × x से जो वैल्यू आएगी वह यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है दोस्तों, जैसे प्राप्तांक 0 से 9 कितने हैं, उसकी आवृत्ति कितनी है, तो 5 है उसकी आवृत्ति दोस्तों, तो 5 आवृत्ति है। उसके बाद उसका मध्य मान कितना हो जाएगा, 4.5। 4.5 क्यों होगा, यहाँ पर प्राप्तांक का जो मध्य मान है 0 से 9 के बीच में, तो वो हो जाएगा 4.5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 और 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। ठीक है दोस्तों, f × x। इसी प्रकार से हम सारी के सारी वैल्यूज़ का यही करें। एक बार फिर से समझा देता हूं दोस्तों आपको कि देखिए यहाँ पर तो प्राप्तांक आ गए, ये आवृत्ति आ गई जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करना है हर एक का, ठीक है, इन सभी का मध्यमान। तो कैसे निकलेंगे, जो 0 से 9 है उसका मध्यमान हमें बताना है, उसकी मध्य की वैल्यू यानी सेंटर पॉइंट 4.5 हो गया, 10 और 19 में 14.5 हो गया, उसी प्रकार से 20 और 29 में यहाँ पर 24.5 यानी 24.5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसमें क्या करना है, हमें f × x निकालना है। तो बस इसका
और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आगे क्या करना है दोस्तों, देखिए अब आगे क्या करना है, सिग्मा जो एफ़ है वह हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। अब क्या है सिग्मा एफ़, तो देखिए ये जो वैल्यूज़ थी एफ़ वाली, ये वाली, इन सभी का टोटल होता है 40। ये हमारा 40 सिग्मा एफ़ आ गया। अब देखिए सिग्मा एफ़ इंटू एक्स, ये क्या है, ये वाला, तो इस सब का टोटल आ गया हमारे पास 1290। तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा बार लगाएंगे। यहाँ पर सिग्मा बार हमें कैसे निकलेगा, ये रहा, हमने पहले ही आपको फॉर्मूला बताया सिग्मा बार का। तो एक तो हो गया सिग्मा एफ़ कितना है 40, और सिग्मा कितना है दोस्तों हमारे पास 1290। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1290, तो 1290 बटा 40 यहाँ पर इसका हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिग्मा एफ़ एक्स इधर आ गया 32.25, तो ये हो गया हमारा एक्स बार आ गया दोस्तों सिग्मा एफ़ और एक्स का। उत्तर आ जाएगा हमारा दोस्तों 32.25, इसका मध्यमान या माध्यक जो हमें पूछा गया था मध्यमान, वह आ गया इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 6th क्वेश्चन है, प्रिंट व ई जर्नल का वर्णन करना। ई जर्नल क्या है, इसका वर्णन करना है। प्रिंट जर्नल एक इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है, दोनों ज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान के महत्वपूर्ण स्रोत है। माध्यम से शोध लेख, शैक्षिक जानकारी और नवीन विचारों का प्रसार किया जाता है इसमें। अब प्रिंट जर्नल क्या है, प्रिंट जर्नल को समझेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम ई जर्नल को समझेंगे। प्रिंट जर्नल क्या है, प्रिंट जर्नल पत्रिका होती है जो फिजिकली रहती है, कागज़ पर मुद्रित प्रकाशित की जाती है, पारंपरिक प्रकार से शोध एवं शैक्षिक पत्रिका कहलाती है, और इसमें विभिन्न विषयों के संबंधित शोध, लेख, समीक्षा, रिपोर्ट एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रकाशित होती है। इसमें पुस्तकालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में सुरक्षित रखा जाता है। और दोस्तों प्रिंट जर्नल का जो मुख्य लाभ है, वहाँ इसे पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, फिजिकल कॉपी रहती है, जो हमारे बुक्स वगैरह प्रिंट जर्नल का उदाहरण है। कई लोग मुद्रित सामग्री पढ़ने में अधिक सुविधा महसूस करते हैं, जैसे कि अखबार हो गया वगैरह, और इसकी छपाई में ज़रूर सी लागत रहती है, वितरण में अधिक समय और खर्च लगता है, लेकिन यह सुरक्षित रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता भी इसमें होती है। अब ई जर्नल क्या है, जो आजकल प्रचलित है वर्तमान में, ई जर्नल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध जो डिजिटल पत्रिकाएं रहती है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर आसानी से पढ़ा जा सकता है। आधुनिक शिक्षा एवं अनुसंधान में ई जर्नल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ई जर्नल का लाभ यह है कि नवीन जानकारी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती है, कहीं भी ले जाना हो उसका उपयोग किया जा सकता है, समय एवं कागज़ दोनों की बचत होती है, कहीं पर भी हम इसे सेंड कर सकते हैं, आसानी से आवश्यक लेख खोज भी सकते हैं। ई जर्नल उपयोग हेतु इंटरनेट तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है, और प्रिंट ई जर्नल दोनों ही शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साधन हैं, जो ज्ञान के प्रकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका अथवा में क्वेश्चन रहेगा, क्रियात्मक अनुसंधान को साझा करने में कौन कौन से माध्यम है, समझाना है दोस्तों। तो एक्शन रिसर्च को साझा करने के लिए, यानी क्रियात्मक अनुसंधान को साझा करने के लिए, उसका उद्देश्य शोध के निष्कर्षों, अनुभवों एवं सुझावों को अन्य लोगों तक पहुंचाना होता है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जाता है, और क्रियात्मक अनुसंधान को साझा करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा फर्स्ट है संगोष्ठी एवं कार्यशाला। संगोष्ठी एवं कार्यशाला दोस्तों देखिए, इसमें शिक्षक अपने अनुसंधान और परिणामों को संगोष्ठियों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में प्रस्तुत करते हैं, और जो भी अनुसंधान रहते हैं वह क्रियात्मक अनुसंधान, और शिक्षक नई जो भी शिक्षण विधियाँ होती है समाधान के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्य जो शिक्षक रहते हैं वह भी। शोध एवं पत्र जर्नल क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में शोध पत्रों, प्रिंटर जर्नल और ई जर्नल का प्रकाशित किया जाता है, और इसमें शोध एवं अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है, और अन्य शोधकर्ताओं में भी सहायता मिलती है। विद्यालय बैठकें क्या है, विद्यालय बैठकें दोस्तों विद्यालयों में आयोजित शिक्षक बैठकों एवं चर्चा सत्रों में अनुसंधान से निष्कर्ष साझा करते हैं। विद्यालय की समस्याओं के समाधान में सहयोग मिलता है। इंटरनेट और डिजिटल माध्यम की बात करें तो आज के समय में इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग, वेबसाइट, सोशल मीडिया वगैरह माध्यम से अनुसंधान आसानी से साझा किया जा सकता है। सबसे तेज वे है और इसमें प्रभावी माध्यम है, बिना खर्च के भी आराम से यहाँ पर सेंड किया जा सकता है। रिपोर्ट लेखन क्या है, शोधकर्ता अपने अनुसंधान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें समस्या, उद्देश्य, विधि एवं निष्कर्ष लिखे जाते हैं, और यह रिपोर्ट भविष्य में संदर्भ में सामग्री के रूप में उपयोग होती है। एक होता है प्रशिक्षण कार्यक्रम। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्रियात्मक अनुसंधान के अनुभव साझा किए जाते हैं, जिससे नए जो शिक्षक बनते हैं उनको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अतः क्रियात्मक अनुसंधान साझा करने के लिए सबसे माध्यम गुणवत्ता बढ़ाने एवं शिक्षकों के व्यावसायिक शिक्षा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों हम पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट सी में जो क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों उसका आंसर हमें 300 वर्ड्स में देना है। और यहाँ पर देखिए अगर आप JGTU के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर अगर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको उनमें से केवल 2 ही करने हैं। और अगर आप उससे पहले एक बार ज़रूरी वहाँ जो निर्देश लिखे हुए रहते हैं वह देख लेवे, क्योंकि कभी भी पैटर्न बदल जाता है। कोई किसी भी वर्ष अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पैटर्न बदलता है, इसलिए हमें वहाँ पर ज़रूर देखना होगा पहले जो नियम लिखे हुए रहते हैं वह। बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन में कि जो हाइपोथेसिस क्या है, डिफाइन करना है उसको। प्राक कल्पना क्या है? हाइपोथेसिस यानी कि प्राक कल्पना जो कि अनुसंधान में किसी समस्या के संभावित समाधान एवं अनुमानित उत्तर को कहा जाता है। जो भी समस्या होती है उसका जो संभावित समाधान हो सकता है या फिर अनुमानित हो सकता है उत्तर, उसको क्या कहते हैं? प्राक कल्पना। कल्पना से आप समझ सकते हैं, प्राक कल्पना इमेजिनेशन वाला, अनुमानित। यह एक प्रकार का प्रारंभिक अनुमान होता है और जिसकी सत्यता की जांच अनुसंधान द्वारा ही की जा सकती है। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता अध्ययन शुरू करने से पहले जिस संभावित निष्कर्ष का अनुमान लगाता है उसे प्राक कल्पना कहते हैं। प्राक कल्पना अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करती है, तथ्य संकलन एवं विश्लेषण को सरल बनाती है और एक्शन रिसर्च में इसका विशेष महत्व होता है। प्राक कल्पना के जो भी प्रकार हैं उनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे इधर दोस्तों। सरल प्राक कल्पना क्या है? इसमें जब प्राक कल्पना में केवल 2 चरों के बीच संबंध बताया जाता है, सिर्फ 2 चर होते हैं उनके बीच संबंध बताया जाता है तो वह सरल हो जाता है प्राक कल्पना। नियमित अध्ययन से विद्यार्थियों की उपलब्धि बढ़ती है तो ये सरल प्राक कल्पना। जटिल प्राक कल्पना क्या होता है? जब दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है तो ये जटिल हो जाता है, जैसे अध्ययन की आदत डालना, पारिवारिक वातावरण एवं बुद्धि का उपलब्धि प्रभाव। तो दोस्तों ये जो है वह जटिल प्राक कल्पना है। आगे बढ़ते शून्य प्राक कल्पना क्या है? इसमें माना जाता है चरों के बीच कोई संबंध या अंतर नहीं होता है। उदाहरण के लिए बालक एवं बालिकाओं को उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है, तो यह शून्य प्राक कल्पना। वैकल्पिक प्राक कल्पना, इसमें संबंध या अंतर होने की संभावना व्यक्त की जाती है। वैकल्पिक, बालक बालिकाओं की उपलब्धि के में अंतर। दिशात्मक प्राक कल्पना, इसमें संबंध या अंतर की दिशा स्पष्ट बताई जाती है। उदाहरण के लिए बालिकाएं बालकों से अधिक अंक प्राप्त करती है तो ये दिशात्मक प्राक कल्पना का उदाहरण है। इसलिए प्राक कल्पना अनुसंधान की आधारशिला मानी जाती है जो शोध कार्य को व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण बनाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों का हमें वर्णन करना, यानी कि स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्शन रिसर्च में एक ऐसी शोध प्रक्रिया है दोस्तों, एक्शन रिसर्च एक ऐसी शोध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षण एवं विद्यालय की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना है। इसे व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण सोपानों का पालन किया जाता है। समस्या की पहचान की बात करें तो यहाँ पर देखिए समस्या की पहचान, क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण समस्या की पहचान करना ही होता है। और उसको अगर हम कर लेते हैं उसके बाद हम विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए दोस्तों शिक्षक कक्षा या विद्यालय में उत्पन्न कोई भी वास्तविक समस्या को चुनता है। जैसे विद्यार्थियों में अगर कम उपस्थिति है तो उसका कारण क्या है यह पता लगाएगा, उसका कारण क्या है, या फिर अनुशासनहीनता है या कमजोर शैक्षिक उपलब्धि है तो उसका सबसे पहले तो समस्या की पहचान करना, यानी कि बच्चे की क्या समस्या है जिसके कारण से वह इसमें कमी पाई जा रही है। नेक्स्ट है समस्या का विश्लेषण। इस चरण में समस्या के कारणों का अध्ययन किया जाता है और शोधकर्ता यह समझने का प्रयास करता है कि समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट थर्ड है प्राक कल्पना का निर्माण करना, यानी कि समस्या में संभावित समाधान के रूप में एक अनुमान लगाया जाता है कि प्राक कल्पना कहते हैं। यह अनुसंधान को दिशा प्रदान करता है या करती है। कार्य योजना बनाना, अब देखिए चरण में समस्या के समाधान है तो योजना तैयार करनी पड़ेगी, तभी जाके यह तय किया जा सकता है कि कौन सी विधि या सामग्री या तकनीक इसका उपयोग करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। 5वां है कार्यवाही करना, उस पर एक्शन लेना, यानी कि तैयार योजना को व्यवहार में लागू करना, शिक्षक द्वारा नई शिक्षण विधियों या सुधारात्मक उपायों का प्रयोग करना। तथ्य संकलन एवं विश्लेषण, कार्यवाही के बाद प्राप्त परिणामों एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। 7वां प्रश्न है कि निष्कर्ष एवं मूल्यांकन क्या है। तो अंतिम चरण में यह पाया जाता है या जांचा जाता है कि समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं, तभी जाकर निष्कर्ष या विद्यार्थी या समस्या का मूल्यांकन किया जाता है। अतः क्रियात्मक अनुसंधान के ये सोपान शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक की विद्यालय को नवाचार युक्त बनाने में क्या भूमिका होती है, यानी कि द रोल ऑफ टीचर इन मेकिंग द स्कूल इनोवेटिव एक्सप्लेन करना है। टीचर विद्यालय का प्रमुख आधार होता है।
विद्यालय को नवाचार युक्त बनाने और शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। नवाचार युक्त विद्यालय वह होता है जहाँ नई शिक्षण विधियों, तकनीकों, रचनात्मक गतिविधियों का प्रयोग करके शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं रुचिकर बनाया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को ध्यान में रखकर नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, जिसमें स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्ट कार्य, समूह चर्चा, प्रयोगात्मक शिक्षण, डिजिटल साधनों का उपयोग करके विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सिखाने के लिए कौन प्रेरित करता है दोस्तों? यहाँ पर एक शिक्षक नवाचार के द्वारा प्रेरित कर सकता है। इसमें क्या होता है? विद्यार्थियों में रचनात्मक एवं समस्यात्मक समाधान का विकास होता है, क्षमता का विकास होता है। नवाचार युक्त शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव भी प्रदान करता है। यानी कि जीवन में व्यावहारिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। किताबों के अलावा जो ज्ञान होता है, व्यावहारिक ज्ञान, तो वह दोस्तों नवाचार के माध्यम से ही प्राप्त हो पाएगा। वह विज्ञान प्रदर्शनी, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा या फिर प्रश्नोत्तरी, मॉडल निर्माण, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके सीखने को भी रोचक बनाता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं, यहाँ 1 से 8 के विद्यार्थी रहते, तो उनको दोस्तों इन माध्यम से, चाहे कोई प्रदर्शनी के माध्यम से हो गया या फिर भ्रमण के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी, कोई मॉडल बनाकर समझाना बहुत ही सिंपल या ईजी वे में हो जाता है। शिक्षक विद्यालय में सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करता है। वह विद्यार्थियों को नए विचार प्रस्तुत करने और स्वतंत्र रूप से सोचने में प्रोत्साहित करता है, और इसके साथ में शिक्षक स्वयं भी कई सारी नई तकनीकों और शिक्षण कौशलों को सीखकर अपने ज्ञान को अद्यतन रखता है। एक्शन रिसर्च के माध्यम से शिक्षक विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर सुधारात्मक उपाय अपनाता है और विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करता है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, एक आदर्श क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? एक आदर्श जो आइडियल एक्शन रिसर्च प्लान होता है वह क्या है? इस योजना को हमें किस प्रकार से तैयार की जा सकती है? तो देखिए, एक्शन रिसर्च में आदर्श योजना होती है, वह होती है जो किसी शैक्षिक समस्या का व्यवस्थित एवं प्रभावी समाधान प्रस्तुत करे। एक अच्छी क्रियात्मक अनुसंधान योजना तैयार करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो है समस्या का चयन करना। सबसे पहले विद्यालय या कक्षा की वास्तविक समस्या का चयन किया जाता है। समस्या स्पष्ट, सीमित एवं व्यावहारिक होनी चाहिए। जैसे विद्यार्थियों की कम उपस्थिति या पढ़ाई में रुचि की कमी एक समस्या का चयन है। समस्या का विश्लेषण करना, यानी कि समस्या का कारणों को समझने का प्रयास करना, अवलोकन करना, प्रश्नावली या साक्षात्कार जैसी विधियों का उपयोग करते हुए उस समस्या का विश्लेषण करना। उद्देश्य निर्धारित करना, यानी कि अनुसंधान से हमें क्या प्राप्त करना है, इसका स्पष्ट रूप से तय किया जाता है। तो यहाँ उद्देश्य और सहज स्पष्ट होने चाहिए। प्राकल्पना बनाना, यानी समस्या के संभावित समाधान का अनुमान लगाना और इसे प्राकल्पना कहते हैं, और नई शिक्षण विधि अपनाने से विद्यार्थियों की रुचि और भी बढ़ेगी। 5वां पॉइंट है कार्य योजना तैयार करना, यानी कि इस चरण में यह तय किया जाता है कि समस्या के समाधान हेतु किस प्रकार की गतिविधि या कौन सी गतिविधि और शिक्षण विधियाँ उपयोग में लाई जा सकती है। 6 है कार्यवाही के दत्त संकलन तैयार करना। तो तैयारी योजना को लागू किया जाता है और परिणामों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। विश्लेषण एवं निष्कर्ष करना, यानी प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर देख सकते हैं हम उसके द्वारा कि समस्या में कितना सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। इसके आधार पर निष्कर्ष और सुझाव दिए जा सकते हैं। इसलिए एक आदर्श क्रियात्मक अनुसंधान योजना सरल, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण होती है, जो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने में सहायक होती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ गुड क्वालिटी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट, यानी एक अच्छी गुणवत्ता क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन रिपोर्ट जो होती है उसका विशेषता क्या होती है। तो देखिए, प्रतिवेदन रिपोर्ट जो होती है उसमें कार्य में लिखित विवरण होता है और गुणवत्ता होती है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिवेदन में, और इसमें अनुसंधान से संबंधित तथ्य स्पष्ट, व्यवस्थित, सरल भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। किसमें दोस्तों? इस रिपोर्ट में किए जाते हैं। बस आगे बात है कि दोस्तों इसमें अच्छे प्रतिवेदन से विशेषता उसकी स्पष्टता होती है। समस्या, उद्देश्य एवं निष्कर्ष सरल समझने योग्य भाषा में लिखे होते हैं। कठिन शब्दों एवं अनावश्यक विवरण से हमें बचना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रस्तुतिकरण है। दोस्तों इसमें देखिए, प्रस्तावना, समस्या, उद्देश्य, प्राकल्पना, विधिदत्त संकलन, विश्लेषण, निष्कर्ष एवं सुझाव क्रमबद्ध रूप से होने चाहिए। अनुसंधान समझने में आसानी होती है। तीसरी विशेषता है विश्वसनीयता। इसमें क्या होता है? तथ्य सही, वास्तविक होने चाहिए, गलत जानकारी या पक्षपात नहीं होना चाहिए, और अनावश्यक बातें लिखने की बजाय महत्वपूर्ण तथ्य ही जोड़ देना चाहिए। और तालिकाओं, ग्राफों, रेखा चित्र का उपयोग करते हुए हमें अधिक से अधिक यह आकर्षक बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त
अतिरिक्त उपयोगी सुझाव और निष्कर्ष दिए जाने चाहिए जिसका भविष्य में लाभ मिल सके। भाषा सरल एवं शुद्ध प्रभावशाली होनी चाहिए और शोध कार्य अधिक उपयोगी प्रभावी बनता है इससे। और अच्छी क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदित स्वस्थ व्यवस्थित विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण होती है जो अनुसंधान की सफलता को दर्शाती है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अधिकांश विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे आगे इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।